नमस्कार। आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने बात की थी भारतेंदु हरिश्चंद्र के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के बारे में। इसके साथ साथ हमने बात की थी हिंदी साहित्य का जो आधुनिक काल है उसमें किस प्रकार भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो प्रादुर्भाव है वो एक युग प्रवर्तक के रूप में होता है। आधुनिक काल के एक जनक के रूप में किस प्रकार हिंदी साहित्य में भारतेंदु प्रतिष्ठापित हैं, इन सब बातों की चर्चा हमने पिछली वीडियो के अंतर्गत कर ली थी। आज की जो वीडियो है इसमें हम बात करेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र की कुछ कविताओं के बारे में। हम इन कविताओं की किस प्रकार से आपने व्याख्या करनी है ये जानेंगे इस वीडियो में। तो हम शुरू करने जा रहे हैं पहली कविता जो है भारत दुर्दशा। भारत दुर्दशा जब हमने भारतेंदु के व्यक्तित्व एवं कृतित्व की बात की थी तो उनका जो कृतित्व है, उनका जो रचना कर्म है, उसके अंतर्गत जो नाटक है उसमें हमने भारत दुर्दशा नाटक की चर्चा की थी। तो ये जो भारत दुर्दशा है ये वास्तव में भारतेंदु हरिश्चंद्र का एक नाटक है। ये जो आपको कविता का एक अंश आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है, ये उस नाटक में शुरू में एक गीत है जो लावणी छंद में है, जिसे एक योगी जो नाटक का पात्र है उसे गाता है। तो जो भारत दुर्दशा नाटक है इसमें जैसे नाम से स्पष्ट हो रहा है, सबसे पहले हम इसके शीर्षक की बात करेंगे। भारत दुर्दशा अर्थात भारत की जो बुरी दशा है, दुर्दशा का मतलब होता है बुरी दशा, खराब स्थिति किसी चीज़ की। तो भारत किन मायनों में, किन अर्थों में दुर्दशा में है और कब की ये कवि इस कविता में बात कर रहा है, क्या कहना चाह रहा है, किस तरह से भारत जो है वो बुरी स्थिति में है, वो सारा जिक्र इस कविता में कवि ने किया हुआ है। तो थोड़ा सा भूमिका बांध देता हूँ। ये जो कविता है, जैसे आप पढ़ते हैं भारतेंदु का, अगर हम रचना काल देखें तो उनका अवतरण उस समय हुआ हिंदी साहित्य जगत में जब भारतीय भारत का जो स्वतंत्रता संग्राम है वो अपने चरम पे था। जो प्रथम स्वाधीनता संग्राम 1857 में लड़ा गया अंग्रेज़ों के विरुद्ध, वही उसी के कंटेम्प्रेरी, उसी के जो समकालीन है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र का लेखन भी उसी के समकालीन चल रहा था। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र इस कविता में कह रहे हैं कि जो अंग्रेज़ी शासन है उसमें अंग्रेज़ों ने जो उनकी दमनकारी नीतियां हैं, किस प्रकार वो भारतीयों का आर्थिक शोषण कर रहे हैं, उस दमनकारी अर्थनीति में, उस शोषणकारी अर्थनीति में जो अंग्रेज़ों ने अपनाई है भारतीयों के लिए, उसमें भारत की क्या स्थिति हो गई है, क्या दुर्दशा हो गई है, उस दुर्दशा का वर्णन इस कविता में भारतेंदु हरिश्चंद्र कर रहे हैं। साधारण तौर पे हम बात कर सकते हैं कि जो अंग्रेजी शासन है उसमें भारत की क्या स्थिति हो गई है, क्या दुर्दशा हो गई है, किस प्रकार भारतीयों का शोषण कर रहे हैं अंग्रेज़, उस सब की बात भारतेंदु हरिश्चंद्र इस कविता में करते हैं। तो हम शुरू करते हैं। रो बहू सब मिली के आ बहू भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाई। ये जो आपको कविता है, जो पद्यांश है, ये व्रजभाषा में है। जैसे मैंने जब हम बात कर रहे थे भारतेंदु हरिश्चंद्र के साहित्यिक योगदान की पिछली वीडियो में, तो मैंने आपसे बात की थी कि जो भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो काव्य है वो ब्रजभाषा में है, और उनकी जो गद्य है, गद्य जो उन्होंने रचा वो खड़ी बोली हिंदी में, लेकिन जो पद्य है वो ब्रजभाषा में है। तो ये जो कविता है ये ब्रजभाषा में रचित है। तो थोड़ा मैं शब्दों के अर्थ पे आता हूँ। सबसे पहले रो बहू सब मिली के, रो बहू का मतलब होता है रोना, सब मतलब सभी, मिली के मिलकर, आ बहू मतलब आओ, भारत भाई, हे मेरे भारत के भाइयों और बहनों, हे भारतवासियों। कवि इस कविता में भारतवासियों को, भारतीय जनमानस को, भारतीय जनसाधारण को संबोधित कर रहा है कि हे भारतवासियों, आओ और भारत की ये जो वर्तमान स्थिति है, जो वर्तमान दुर्दशा अंग्रेजी शासन में हो गई है, इसकी स्थिति पर हम सभी मिलकर रोते हैं। क्यों क्यों रोना, रोने की बात कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि जो हालत है देश की वो अंग्रेजी शासन में बहुत बदतर हो चुकी है, और जो भारतीय जनमानस है उसके पास आज उस स्थिति को देखकर भारतीय जनमानस को और कुछ नहीं, बस ग्लानि और रोना कवि को आ रहा है। तो वो भारतवासियों का आह्वान कर रहे हैं कि भारत की स्थिति को देखकर आओ हम सब मिलकर रोते हैं। हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाए। क्यों हाहाकार कवि कर रहा है कि मुझसे भारत की ये दुर्दशा देखी नहीं जाती। क्या था भारत? आपको सभी का पता है भारत का अतीत
क्या था और क्या भारत आज अंग्रेजी शासन में इसकी क्या दशा हो गई। मुझसे ये दशा देखी नहीं जाती, इसलिए हे भारतवासियों आओ और हम भारत की दुर्दशा पर आंसू बहाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है, इस कविता में थोड़ा सा स्पष्ट करना चाहूँगा कि अगर कवि रोने की बात कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हार गया है या उसने घुटने टेक दिए हैं और वो सिवाय कुछ कर्म करने के जनता को अकर्मण्य बना रहा है कि आप कुछ कर नहीं सकते तो मिल आओ बैठकर आंसू बहाते। ये मतलब नहीं है इसका। इसमें कवि कहना चाह रहा है कि जो स्थिति है उसके प्रति हम जो है वो जागरूक नहीं है। हमारा कोई इसमें कोई एफर्ट नहीं है, कोई प्रयास हम नहीं कर रहे हैं कि भारत को इस दुर्दशा से, इस स्थिति से हम उबारें। तो इससे बेहतर यही है कि हम आओ और इसकी दुर्दशा पे हम आंसू बहाते हैं। वास्तव में कवि जनता को प्रेरित कर रहा है कि भारत की इस दुर्दशा को देखो और इसकी बेहतरी के लिए कुछ प्रयास करें। आगे हम चलते हैं। सबके पहले जेहि ईश्वर धल बल दीनो, सबके पहले जेहि सभ्य विधाता कीनो। सबके पहले मतलब सबसे पहले, सॉरी, सबसे पहले ये जो भारत देश है, इस देश को सबसे पहले ईश्वर ने धन और बल, बल मतलब शक्ति, दीनो मतलब देना। सबसे पहले विश्व में अगर किसी को ईश्वर ने, विधाता ने धन और शक्ति दी तो वो भारतवर्ष था। आप देखते हैं कि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो वो यही चीज़ कवि यहाँ कह रहा है। आगे कह रहा है कि सबके पहले यही सभ्य विधाता कीनो, कि विधाता ने, जो रचनाकार है सृष्टि का, जो नियंता है, उसने सबसे पहले इसी देश को सभ्य बनाया। सबके पहले यही सभ्य विधाता कीनो, कीनो मतलब करना, सभ्य मतलब सभ्यता प्रदान करना। कि विधाता ने सबसे पहले अगर किसी राष्ट्र को सभ्य बनाया तो वह भारतवर्ष था। आप देखते हैं कि विश्व का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद भारतीय साहित्य की रचना है। वेदों की रचना उस समय भारत में हो गई जब दुनिया के लोगों को अक्षर ज्ञान तक नहीं था। इसलिए कवि ये बात कर रहा है कि भारत वो देश है जो सबसे पहले धन और शक्ति और विद्या से संपन्न था। सबके पहले जो रूप रंग रस भीनो, सबसे पहले जिसे रूप मिला, रंग रस भीनो मतलब भीगना, जिसे सबसे पहले ये चीज़ें उपलब्ध हुई वो भारतवर्ष था। सबके पहले विद्याफल जिन गही लीनो, लीनो मतलब लेना, गही मतलब पकड़ना, विद्याफल मतलब विद्या रूपी फल। सबसे पहले जिस देश को विद्या रूपी फल की प्राप्ति हुई वह हमारा भारतवर्ष था। अब सबके पीछे सोई परत लखाई। अब आज क्या हो गया है, सबके पीछे, सबसे पीछे, सोई मतलब वही, परत मतलब पड़ता, लखाई मतलब दिखता है। कि आज वही देश जो धन विद्या सभ्यता में सबसे आगे था, जिसे सबसे पहले ये चीज़ें मिली, वही देश आज अंग्रेजी शासन में क्या है, सोई परत, सबके पीछे सोई परत लगाई। सबसे पीछे वही देश आज हमें दिख रहा है। मतलब अंग्रेज़ों ने भारत का अत्यधिक शोषण कर दिया, चाहे वो ज्ञान की दृष्टि से हो, चाहे वो अर्थ की दृष्टि से हो, चाहे हमारी संस्कृति का जो क्षरण है वो अंग्रेजी शासन में हुआ है। तो कवि कह रहा है कि हाँ हाँ, भारत दुर्दशा न देखी जाए, कि मुझसे भारत की दुर्दशा देखी नहीं जाती। आगे चलते हैं। जहाँ भय शाक्य हरिचंद्रु नहुषु यायाति, जहाँ राम युधिष्ठिर वासुदेव सरयाति। जहाँ मतलब जहाँ पर, भय मतलब हुए, शाक्य मतलब एक, ये महात्मा बुद्ध के लिए प्रयोग हुआ है। उनका जो जन्म है वो शाक्य कुल में हुआ था। तो हरिचंद्र मतलब एक राजा हुए हैं, राजा हरिश्चंद्र आपने सुना होगा, अपनी दानवीरता के लिए प्रसिद्ध थे। नहुष एक राजा हुए हैं, ययाति एक राजा हुए हैं। तो कहते कि जहाँ पर इतने पराक्रमी राजा हुए, महात्मा बुद्ध हुए, राजा हरिश्चंद्र हुए, राजा नहुष हुए, राजा ययाति हुए, और जहाँ पर राम युधिष्ठिर वासुदेव सरयाति, जहाँ पर भगवान राम ने जन्म लिया, जिस धरती पर धर्मदेव युधिष्ठिर का जन्म हुआ, जिस धरती पे वासुदेव कृष्ण का जन्म हुआ, और जहाँ राजा सरयाति ने जन्म लिया, ऐसी ये पावन धरा थी। जहाँ भीम कर्ण अर्जुन की छटा दिखाती, जहाँ पे बलशाली भीम हुआ, जहाँ दानवीर कर्ण हुआ, जहाँ धनुर्धर अर्जुन है, इन सब की छटा जिस देश में दिखती थी, तहाँ रही मूढ़ता कलह अविद्या राती। वहाँ पर, तहाँ मतलब वहाँ, वहाँ उस देश में आज क्या हो रहा है, मूढ़ता, मूढ़ता मतलब मूर्खता, कलह मतलब लड़ाई झगड़ा, अविद्या मतलब अज्ञान, राति मतलब रत लीन। वही देश जहाँ पे जितने महापुरुषों ने जन्म लिया,
उसी देश में आज क्या है, मूर्खता है, कलह है, लड़ाई झगड़ा है और अज्ञान है। अज्ञान में वो देश आज लीन है। अब जहाँ देखो तहाँ दुख ही दुख दिखाई। अब जहाँ देखो, जहाँ मैं देखता हूँ तहाँ दुख ही दुख दिखाई, मुझे वहाँ पर दुख ही दुख दिखता है। हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाए। आज जो ये भारत की दुर्दशा होगी ये मुझसे देखी नहीं जाती है। आगे चलें। लरी वैदिक जैन डुबाई पुस्तक सारी, करी कलह बुलाई जवन सैन पुनि भारी। अब क्या बोल रहा है कवि कि लरी मतलब लड़कर, वैदिक मतलब जो वेदों को मानने वाले हैं अर्थात हिंदू लोग, जैन मतलब जो जैन धर्म है, डुबाई पुस्तक सारी, डुबाई मतलब डुबोना, पुस्तक मतलब ग्रंथ, सारी मतलब सभी। कहते कि जो हिंदू है, चाहे मुस्लिम है, सॉरी चाहे हिंदू है, बौद्ध है, जैन, जितने भी इस देश में संप्रदाय हैं, वो लोग आपस में ही लड़े और उस लड़ाई झगड़े में क्या किया उन्होंने, जो भी उनके ग्रंथों में जो बातें थी, जो ज्ञान था, उसको उन्होंने सारा डुबो दिया। मतलब उस ज्ञान पे, उस ग्रंथ पे उन्होंने उपयोग नहीं किया और आपस में लड़ मर कर उन्होंने क्या कर दिया, करी कलह बुलाई, कलह मतलब लड़ाई झगड़ा, और आपस में लड़ झगड़ कर बुलाई जवन सेन पुनि भारी। जवन सेन मतलब यवनों की सेना। यवन यूनानियों ने आक्रमण किया देश पर, मुसलमानों ने आक्रमण किया, तो वो किस वजह से हुआ, क्योंकि जो यहाँ के जो राजा थे, चाहे वो हिंदू थे, जैन थे, जो भी थे यहाँ के लोग, वो आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे और इस आपसी फूट का फ़ायदा बाहरी ताकतों ने उठाया और इस देश पर आक्रमण कर दिया। अब तिन नासी बुद्धि बल विद्या धन बहुबारी, उन्होंने क्या किया, तिन मतलब उन्होंने, नासी मतलब नष्ट किया, बुद्धि, बल, विद्या, धन, उन्होंने इस देश का, बुद्धि मतलब ज्ञान, बल मतलब शक्ति, विद्या मतलब ज्ञान, धन मतलब अर्थ, बहुबारी अनेक बार, बहुबार मतलब अनेक बार उन्होंने इस देश का जो ज्ञान है, जो धन है, जो विद्या है, उसे नष्ट कर दिया। छाई अब आलस कुमति कलह अंधियारी, अब क्या है, अब चारों ओर अब क्या देखते हैं, क्या छाया हुआ है, आलस्य है, कुमति मतलब बुरी मति, जब दुर्बुद्धि लग जाती किसी को, कलह मतलब लड़ाई झगड़ा, अंधियारी मतलब अंधेरा, आलस्य का, दुर्बुद्धि का, लड़ाई झगड़े का अंधेरा चारों ओर इस देश में आज छाया हुआ है। भय अंध पंगु सब दीनहीन विलखाई, आज क्या है इस देश में, भय मतलब होना, सब कैसे हो गए, अंधे हो गए हैं, पंगु हो गए, और सभी दीनहीन मतलब बहुत बेचारे हो गए हैं। क्यों, क्योंकि अंग्रेजी शासन में सभी देशवासियों का बहुत ज़्यादा शोषण हो रहा है, बिल खाई, और सभी आज इस अपनी स्थिति पे सभी रो रहे हैं। हाँ हाँ भारत दुर्दशा न देखी जाए, तो कवि कह रहा है कि मुझसे भारत की दुर्दशा देखी नहीं जाती है। आगे चले। अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पै धन विदेश चली जात इह अति ख्वारी। अब क्या बोल रहा है कवि कि अंग्रेज राज की, अंग्रेजी शासन में सुख साज सजे सब भारी, बेशक सभी सुख सुविधाएं हैं, सभी तरह की सुख सुविधाएं सब है, आनंद है, लेकिन पै धन, पै मतलब परंतु, लेकिन धन विदेश चली जात, लेकिन इस देश का जो धन है वो क्या है, विदेशों में जा रहा है। अंग्रेज ऐसी अर्थनीति उन्होंने, ऐसी दमनकारी अर्थनीति, ऐसी कुचक्र उन्होंने अर्थनीति में फैलाया हुआ है कि जितना भी इस देश का धन है वो विदेशों में जा रहा है। यह अति ख्वारी, ख्वारी मतलब कष्ट, यह मतलब यही, अति मतलब बहुत, यही बात मुझे बहुत कष्ट पहुंचाती है। कवि कह रहा है कि बेशक अंग्रेजी शासन में सब सुख सुविधाएं हैं, सब आनंद है, लेकिन जो इस देश का जो धन विदेशों में जा रहा है, इसी बात से मुझे कष्ट हो रहा है। आगे कह रहे हैं, ताहू पे महंगी काल रोग विस्तारी, और उस पे क्या है, ताहू पे मतलब उस पर, महंगी मतलब महंगाई, काल रोग मतलब कोई भी ऐसी बीमारी जो सब एक समय में कई लोगों को अपना काल का ग्रास बनाती है, मतलब कोई महामारी, विस्तारी मतलब विस्तार होना, फैलना, कि उस पर भी क्या है, महंगाई एक महामारी की तरह इस देश में फैल गई है। दिन दिन दूनी दुख ईस देत हाहारी, ईस मतलब ईश्वर की, हे ईश्वर, दिन दिन मतलब दिन प्रतिदिन, दूनी दुख दुगना दुख तुम देत मतलब देते हो इस देश के देशवासियों को, इस देश की जनता को तुम दिन प्रतिदिन दुगना दुख दे रहे हो। सबके ऊपर टिक्कस की आफत आई, इस सब के ऊपर सारा शोषण, आर्थिक शोषण अंग्रेज कर रहे हैं इस देश का, उसके ऊपर भी क्या है, हर चीज़ के ऊपर टिक्कस मतलब टैक्स, हर चीज़ के ऊपर उन्होंने टैक्स लगा लिया। आफत मतलब मुसीबत, एक नई परेशानी खड़ी कर दी है कि हर चीज़ के ऊपर उन्होंने टैक्स लगाना शुरू कर दिया, वो चाहे नमक हो, चाहे कोई वस्तु हो, सब चीज़ों के ऊपर जो है वो नई आफत आ गई है, नया उन्होंने कंसेप्ट पैदा कर दिया है, जो वो है टैक्स का। तो भारत की जनता इस सबको कैसे सह रही है, इस स्थिति पर भारतेंदु को बहुत रोना आ रहा है। तो कह रहे हैं कि हाँ हाँ मुझसे भारत दुर्दशा न देखी जाए, मुझसे भारत की स्थिति देखी नहीं जाती। तो ये थी कविता भारत दुर्दशा। साधारण शब्दों में कवि क्या कहना चाह रहा है, इसका जो एक निचोड़ है वो ये है कि जो अंग्रेजी शासन में जो देश की दुर्व्यवस्था है, जो दुरावस्था हो गई है,
जो बहुत पतन की ओर राष्ट्र जा रहा है, उस पतनग्रस्त राष्ट्र का, उस पतनग्रस्त समाज का जो आईना है, उसे जनता के सामने कवि अपनी कविता के माध्यम से लाना चाह रहा है। वे चाहते हैं कि इससे क्या हो, देशवासियों में राष्ट्रीयता का विकास हो, वो देश की स्थिति के प्रति जागरूक हो और देश को अंग्रेज़ों के शासन से मुक्त करने में अपना योगदान दे, इनके खिलाफ एक विद्रोह का बिगुल फूंके। इसीलिए जो है वो कवि जो है वो भारतवासियों में राष्ट्रीयता की भावना पैदा करने के लिए अपने अतीत के प्रसंगों को यहाँ पे जोड़ रहा है कि यह इस देश की कैसा देश था, जहाँ पे इतने पराक्रमी योद्धा हुए, इतने राजा हुए, इतना यहाँ पे ज्ञान था, इतना धन था, इतना बल था। तो इससे हमें आज अपने अतीत से, अपने स्वर्णिम अतीत से हमें आज प्रेरणा लेकर इन जो आज ये अंग्रेजी जो विदेशी ताकतें अंग्रेज़ों के रूप में खड़ी है हमारे सामने, हमारा शोषण कर रही है, इनसे अपने अतीत से प्रेरणा लेकर हमें इस अंग्रेजी शासन से लड़ना है और इस देश को आज़ाद करना है। तो ये इस कविता का थोड़ा सा सारांश था। उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ आ गया होगा। किसी का कोई प्रश्न हो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। अगली वीडियो में हम बात करेंगे भारतेंदु की अगली कविता की। तब तक नमस्कार।